नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र भगत अपने यूट्यूब चैनल साहित्य चिंतन के माध्यम से चर्चा करने जा रहा हूँ प्रयोगवादी कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इन्होंने अपने संपादन में 4 पुस्तकें प्रकाशित की थी, जिनमें 7 कवियों की कविताएं संग्रहित थी। पहला 1943 में किया था, जिसका नाम तार सप्तक था, और दूसरा 1951 में किया था, जिसका नाम दूसरा सप्तक था। तो आज हम बात करेंगे कि इस दूसरा सप्तक की भूमिका में अज्ञे ने जो बातें कही हैं उसका संबंध किस प्रकार से तार सप्तक से है। तो आने वाले ऑडियो पे आप लोग अब इसके स्पष्टीकरण को ध्यान से सुन सकते हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र भगत आज चर्चा करने जा रहा हूँ दूसरा सप्तक की भूमिका, जो प्रकाशित हुई थी 1951 में। हर किताब से पहले संपादक एक भूमिका लिखता है, जो प्रायः उस किताब के बारे में होता है। लेकिन इस भूमिका का महत्व इस अर्थ में है कि जो 1943 में अज्ञे ने संपादित की थी तार सप्तक, उस पर कई आलोचकों ने कई तरह के आक्षेप लगाए थे। उसी के निराकरण के लिए अज्ञे ने इस भूमिका का सहारा लिया है। तो इस भूमिका को दरअसल आक्षेपों के निराकरण के रूप में देखी जानी चाहिए। तो इस भूमिका में 2 तरह के आक्षेपों का जवाब दिया गया है। पहला कि अज्ञे के तार सप्तक में जो कवि थे, क्या वे प्रयोगवादी थे? एक तो जवाब इसका दिया गया है, और दूसरा उन पर आरोप था कि तार सप्तक के कवियों ने साधारणीकरण के सिद्धांत को नहीं माना। इन दोनों के जवाब में ही यह पूरी भूमिका लिखी गई है। इस भूमिका के कीवर्ड्स की बात की जाए 20 शब्द की, तो 3 बिंदुओं के अंतर्गत रखेंगे। प्रयोगवाद के अंतर्गत, साधारणीकरण के अंतर्गत, और शब्द और अर्थ के अंतर संबंध के अंतर्गत, जहाँ पर परंपरा का जिक्र है, तथ्य और सत्य के बीच संबंधों का जिक्र है, रागात्मक संबंध, नए पुराने मुहावरों का जिक्र है, अंतर्विरोध का जिक्र है, प्रणाली का जिक्र है, आंतरिक सत्य का जिक्र है, शब्द और अर्थ का अंतर संबंध जहाँ पर चर्चा की गई है, वहाँ पर चमत्कार सृष्टि का जिक्र है, अविधा लक्षणा व्यंजना का जिक्र है, कालिदास ने जो लिखा है वागर्थ प्रतिपत्ति, उसका जिक्र है, और आलोचकों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने नंद दुलारे वाजपेयी का जिक्र किया है, और जिन्होंने प्रगतिवादी रचनाएं नाम से निबंध लिखा था। तो यहाँ पे 3 बातें हुई, प्रयोगवाद, दूसरा साधारणीकरण, और साधारणीकरण के जिक्र के अंदर ही शब्द और अर्थ का अंतर संबंध। तो 3 की जगह हम 2 ही बात ले सकते हैं कि पूरी भूमिका में प्रयोगवाद को समझाया गया है और दूसरा साधारणीकरण को समझाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं प्रयोगवाद के संदर्भ में। अज्ञे और उनके कवियों पर, तार सप्तक के कवियों पर प्रयोगवादी होने का आक्षेप लगाया गया और इस तरह से उनकी अवहेलना की गई। तो इस भूमिका में अज्ञे का मुख्य आग्रह रहा कि प्रयोग जो है कोई वाद नहीं है, यानी यह कोई दलगत विचारधारा नहीं है। प्रयोग दरअसल साहित्यकार के लिए एक साधन है, और वह भी कैसा साधन? दोहरा साधन। यानी पहला जो है वो सत्यान्वेषण का साधन है, जिसे कवि प्रेषित करता है, सत्य का अन्वेषण करता है इसके माध्यम से, प्रयोग माध्यम से। और दूसरा प्रयोग इसलिए करता है ताकि उसके जरिए प्रेषण की क्रिया को और उसके साधन को जाना जा सके। इसलिए अज्ञे स्पष्ट कहते हैं कि प्रयोग जो है अपने आप में इष्ट नहीं है,
वह एक साधन है और यह दरअसल साधनों को जानने का साधन है। इसलिए उनका मानना है कि वस्तु और शिल्प दोनों में अगर प्रयोग किया जाए तो यह बहुत ही फलप्रद रहेगा। उन्होंने देखा कि आलोचक जो है वो प्रयोग का विरोध कर रहे हैं और परंपरा को न अपनाए जाने की आलोचना कर रहे हैं। तो आगे कहते हैं कि जो आज का प्रयोग है वह भी कल कभी न कभी परंपरा बनेगी, तो फिर इसका इतना विरोध क्यों? उनका साफ मानना है कि कविता हो या कला हो, अगर उसमें प्रयोग नहीं है तो वह मात्र जो है शिल्प है, सिर्फ एक खेल है। लेकिन इसके साथ वह ये भी कहना नहीं भूलते हैं कि केवल प्रयोग का कोई महत्व नहीं है, और आगे जाकर इस बात का जिक्र भी करते हैं कि जो दूसरा सप्तक है इसमें जो कवि हैं इन्होंने प्रयोग के लिए प्रयोग नहीं किया है। तो सिर्फ प्रयोग का कोई महत्व नहीं है, अगर महत्व है तो वो सत्य का है जो प्रयोग से प्राप्त हुआ है। प्रयोग को परंपरा के विरोध में नहीं देखा जाना चाहिए। यहीं पर अगे ने परंपरा को दो अर्थों में देखा है। एक वह परंपरा है जिसको आत्मसात करके संस्कार बना लिया जाता है, और यह जो है महत्वपूर्ण है। और दूसरी तरफ वह परंपरा जिसमें कोई संस्कार नहीं है, तो वह मात्र इतिहास बनकर रह जाता है, और उसे आत्मसात नहीं किया जाए तो वो सिर्फ शास्त्र बनकर रह जाता है। तो इस प्रकार प्रयोग को परंपरा के विरोध में नहीं देखा जाना चाहिए। आज का प्रयोग कल परंपरा भी बन सकती है। तो ये बात थी प्रयोगवाद के संदर्भ में। काफ़ी सारा आक्षेप लगाया गया है प्रयोग तार सप्तक के कवियों पर। खास तौर पे उन्होंने नंद दुलारे वाजपेयी के निबंध की चर्चा की है जो प्रयोगवादी रचनाएं नाम से प्रकाशित हुई थी। उन्होंने इसको तर्क विकृति का असाधारण उदाहरण माना। तो प्रयोगवाद के बाद इस भूमिका की दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है साधारणीकरण। अगे ने इस भूमिका में साधारणीकरण के सिद्धांत पर विचार किया है, क्योंकि तार सप्तक के कवियों पर यह आरोप था कि वे साधारणीकरण के सिद्धांत को नहीं मानते। यहाँ पर हम तीन चीजें मुख्य रूप से लेंगे: तथ्य और सत्य के बीच जो संबंध है वो, दूसरा नए और पुराने मुहावरे हैं वो, और तीसरा शब्द और अर्थ का अंतर संबंध। इन तीन बातों के आधार पर साधारणीकरण को स्पष्ट करेंगे। तो पहली बात लेते हैं कि तथ्य और सत्य। तथ्य और सत्य क्या है? आगे के अनुसार जो तथ्य है वह बाह्य वास्तविकता है, जिससे मनुष्य रागात्मक संबंध स्थापित करने के लिए नई प्रणालियां अपनाता है, और नई प्रणाली अपनाना यानी प्रयोग करना, इसी क्रम में वह उसे आंतरिक सत्य बना लेता है, जैसा कि तार सप्तक के कवियों ने किया। आगे आगे जिक्र करते हैं कि जो साधारणीकरण की समस्या है वह पहले कुछ और थी और आज कुछ और। इसी क्रम में वह नए मुहावरे और पुराने मुहावरों की बात करते हैं। पुराने मुहावरे यानी भाषागत मुहावरे थे, यानी पहले जो है संस्कृत शिक्षित वर्ग का मुहावरा था और प्राकृत आम वर्ग का मुहावरा था। तो पहले तो ये साधारणीकरण की समस्या जो है वो भाषागत मुहावरों से जुड़ी हुई थी, और ये जो साधारणीकरण की समस्या है वह आज से भिन्न है। आज आधुनिक ज्ञान विज्ञान के कई क्षेत्र हैं, कई सरणी हैं। तो कवि जो है अपनी परंपरागत सीमित क्षेत्र से बाहर निकलकर अगर अन्य मुहावरों में अभिव्यक्त करने का साहस करता है, तो आगे कहते हैं कि इस साहस के लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। साधारणीकरण के लिए वह नए मुहावरों के जरिए अंतर्विरोध का सहारा लेता है, और इस कारण वह
इसके माध्यम से आंतरिक सत्य को अभिव्यक्त करता है। और नए कवियों के लिए साधारणीकरण की यह प्रक्रिया ही अपनाई जाती है और यह आसान नहीं है। अज्ञे ने तथ्य को वस्तु सत्य माना और सत्य को व्यक्ति सत्य माना। इनके बीच में एक रागात्मक संबंध होता है, तभी साधारणीकरण होता है। जो बाह्य वास्तविकता है वह तथ्य है, और आज के समय में यह बहुत तेजी से बदल रहा है, और जब यह बदलता है तो उससे रागात्मक संबंध भी तेजी से बदलता है, और उसको जोड़ने की जो प्रणाली अपनाई जाती है उसमें भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यहीं पर अज्ञे जो है भाषा पर चर्चा करते हैं, और इसी क्रम में शब्द और अर्थ के बीच जो अंतर संबंध है उस पर चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि कवि के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वह है चमत्कार की सृष्टि। कैसे करें चमत्कार की सृष्टि? अर्थ जो है अपना चमत्कार धीरे धीरे खो रहा है, और इस क्रम में वह अभिधा बनकर रह गया है। उससे व्यंजना और लक्षणा जो है गुम हो गया है। अज्ञे यहाँ पर अपनी एक कविता उद्धृत करते हैं कि बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। और आगे कालिदास की भी एक बात कहते हैं कि वो पार्वती से प्रार्थना करते हैं कि वाक में अर्थ की प्रतिपत्ति होनी चाहिए, एक नए अर्थ की प्रतिपत्ति होनी चाहिए, ऐसी शक्ति उन्हें दे, वागर्थ प्रतिपत्ति। तो कहने का मतलब ये है कि कवि उस अर्थ की तलाश करता है जिससे पुनः रागात्मक संबंध स्थापित हो। कवि इसी तरह साधारणीकरण करना चाहता है, और जैसा कि पहले भी कहा गया कि आज के समय में यह कोई आसान कार्य नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस पूरी भूमिका में प्रयोगवाद में प्रयोग शब्द के बारे में चर्चा की गई है कि प्रयोग क्या है, ये साधन है, ये माध्यम है, ये इष्ट नहीं है। और दूसरी बात साधारणीकरण पे की गई कि किस तरह से तथ्य के साथ रागात्मक संबंध बनाने के लिए कवि अंतर्विरोध के सहारे नई प्रणाली अपनाता है और आंतरिक सत्य अर्जित करता है। और इसी क्रम में उन्होंने शब्द और अर्थ के भीतर अंतर संबंध जो होता है उसमें चमत्कार सृष्टि की बात की। और चमत्कार सृष्टि के लिए कवि जो है नए मुहावरे अपनाता है, जो उसके ज्ञान श्रेणी के सीमित क्षेत्र से निकलकर ज्ञान विज्ञान के दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करता है। और अंत में उन्होंने जो दूसरा सप्तक प्रकाशित कर रहे हैं वो 7 कवियों के साथ, उनके पक्ष में 2-4 बातें कही हैं कि इन कवियों की रचनाएं जो हैं मात्र प्रयोग के लिए प्रयोग के रूप में नहीं है। तो हम इस पूरी भूमिका को 2 अर्थों में देखते हैं। एक प्रयोगवाद को समझने के संदर्भ में, और दूसरा नए कवियों के सामने जो साधारणीकरण की समस्या है, भाषा के तहत शब्द और अर्थ के अंतर संबंध में चमत्कार सृष्टि की जो समस्या है, उस अर्थ में ग्रहण करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि इस ऑडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ स्पष्ट हो गया होगा कि इस भूमिका का संबंध तार सप्तक पर लगे हुए आक्षेपों के निराकरण से अधिक है, न कि वर्तमान उन कवियों से जुड़ा है जो दूसरे सप्तक में प्रकाशित हुए हैं। धन्यवाद।